नमस्कार, हमारा झारखंड पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 9 जुलाई 2022 के महत्वपूर्ण झारखंड करंट अफेयर एवं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देखेंगे, जिससे कि आपके आगामी एग्जाम में सवाल बनते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे बोल रहा है बाबू कि 8 जुलाई 2022 को गर्जा एक जगह है सिमडेगा में, वहां पे नवनिर्मित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये विद्यालय जो है ये उद्घाटन किया गया है अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अर्जुन मुंडा जी के बारे में क्या क्या सवाल आएगा? पहला सवाल बोलेगा कि इनका चुनाव क्षेत्र कहां है, तो इनका चुनाव क्षेत्र है खुंटी। दूसरा बोलेगा कि ये कौन से मंत्रालय के मंत्री हैं, तो केंद्र में ये अभी मंत्री हैं जनजातीय मामलों के मंत्री। जनजातीय मामलों के मंत्री अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको बताना है अर्जुन मुंडा। और कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। और इनसे एक और सवाल पूछेगा कि वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है, तो ये भी इन्हीं को मिला हुआ है। भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष अगर पूछ दिया जाए तो अर्जुन मुंडा का ही नाम लेना है, भारतीय तीरंदाजी संघ। और हेमंत सोरेन के बारे में बता दें कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से संबंधित हैं और ये झारखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और इसके अलावा इनको एक और विभाग मिला हुआ है, ऊर्जा विभाग। ढेर सारे विभाग है, धीरे धीरे हम बताते रहेंगे। ऊर्जा विभाग आप लोग को पूछे कि कौन से मंत्री हैं ऊर्जा विभाग में, तो ये हेमंत सोरेन है। बादल पत्रलेख की बात करें तो ये अभी झारखंड सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, यानी कृषि मंत्री हैं। पशुपालन मिनिस्टर यही है। इसके अलावा इनको एक और मंत्रालय मिला हुआ है, सहकारिता मंत्रालय। सहकारिता मंत्रालय इन्हीं के पास है। जोभा मांझी की बात किया जाए तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि कौन है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं जोभा मांझी, जो कि आप लोग को याद रखना है। तो झारखंड का कैबिनेट आप लोग को रेगुलर बेसिस पे हम कराते रहते हैं रिवीजन के तौर पे, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं अर्जुन मुंडा जी के द्वारा यह उद्घाटन किया गया एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का। एक और चीज जान लीजिए कि यहाँ पे जो शिलान्यास किया गया वहां पे 24 करोड़ की लागत से 29 योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया गया सिमडेगा में, विभिन्न तरह के जो भी योजनाएं था। इसके अलावा ये भी आप लोग जान लीजिए कि केंद्र के द्वारा एक बोला गया है कि अगर कहीं पे अगर कोई प्रखंड है वहां पे 20,000 से अधिक आबादी अगर होता है, जनजातीय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार का। तो ये भी बोला गया है अर्जुन मुंडा जी के द्वारा कि सिमडेगा के जो भी हर प्रखंड है, क्योंकि वहां पे जनजाति वाला इलाका है सिमडेगा वाला, तो वहां पे बोला जा रहा है कि वहां पे एकलव्य विद्यालय खुलेंगे। एक और चीज जान लीजिए कि यहाँ पे एक मंदिर है जिसका नाम है पंचमुखी बजरंगबली का मंदिर। पंचमुखी बजरंगबली का मंदिर है जो कि सिमडेगा में ही है, जहां पे अर्जुन मुंडा जी के द्वारा यहाँ पे गए थे और दर्शन भी किए थे। तो पूछेगा पंचमुखी बजरंगबली कहाँ पे है, तो आप लोगों को बताना होगा सिमडेगा जिला। सिमडेगा की अगर मैप में बात करें तो देख सकते हैं एकदम गुमला से लगा हुआ है। अगर जिला की बात किया जाए तो बगल में देख सकते हैं गुमला है, इधर से खुंटी लगा हुआ है, फिर इधर से क्या है तो आपका पश्चिमी सिंहभूम लगा हुआ है। अगर बात की जाए सिमडेगा के बारे में कि सिमडेगा कौन कौन से राज्य से घिरा हुआ है, कौन कौन सा राज्य का बाउंड्री टच करता है, तो एक तरफ से देख सकते हैं इधर छत्तीसगढ़ लगा हुआ है और इधर से क्या लगा हुआ है, उड़ीसा लगा हुआ है। तो दो राज्यों से इसका सीमा साझा होता है, एक तो आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा और एक आपका उड़ीसा हो जाएगा। अब कुछ और जिला है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे पलामू जिला है, तो पलामू जिला का अगर मुख्यालय बोल देगा तो आप लोग को डाल्टनगंज बताना है। अगर बोल दिया जाए कि पश्चिमी सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ है, तो चाईबासा हो जाएगा। पूर्वी सिंहभूम का अगर बोलेगा तो जमशेदपुर हो जाएगा। सरायकेला खरसावां जो जिला है इसका मुख्यालय सरायकेला। हम ऐसे जिला बता रहे हैं जिसका मुख्यालय उस जगह पे नहीं है। जैसे बहुत जगह देखिएगा आप जिला को, जैसे रांची में देखिएगा तो रांची में है, देवघर का देखिएगा देवघर में है, साहिबगंज का जिला का देखिएगा मुख्यालय साहिबगंज में है। पलामू जिला ऐसा है जिसका मुख्यालय डाल्टनगंज में है। पश्चिमी सिंहभूम की बात किया जाए इसका चाईबासा में है। पूर्वी सिंहभूम की बात किया जाए जमशेदपुर में है। सरायकेला खरसावां की अगर बात की जाए सरायकेला में है। और बोकारो का अगर बात की जाए तो बोकारो स्टील सिटी में है। तो ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीज हैं जो आप लोगों को याद रखना होगा। झारखंड कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ऊपर में देख सकते हैं बिहार हो जाएगा, इधर यूपी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा के साथ साझा करता है और पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है। जब पश्चिमी सिंहभूम की बात किया जाए तो ये सबसे पुराना जिला के रूप में जाना जाता है झारखंड का। और आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि पश्चिमी सिंहभूम जो है ना, ये सबसे
पुराना और सबसे बड़ा जिला के रूप में जाना जाता है। और इसी से अलग होकर यानी पश्चिमी सिंहभूम से ही अलग होकर सरायकेला खरसावां जिला का निर्माण होता है और इसी तरह से ये झारखंड का 24वां जिला बन जाता है। अगर पूछेगा कि झारखंड का नया जिला कौन है, नया वाला जिला कौन है, तो सरायकेला खरसावां है जो कि 24वां जिला था और किससे अलग होकर बना था, तो पश्चिमी सिंहभूम से। अब देखिए अगला है सवाल, रांची के जोन्हा की रहने वाली दीप्ति कुमारी को दक्षिणी पूर्व रेलवे में नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र मिल गया, इनका संबंध कौन सा क्षेत्र से है? तो दीप्ति कुमारी जो है ये तीरंदाजी से संबंधित हैं और रेलवे में इनको क्लर्क का पद मिला हुआ है, क्लर्क का पद मिला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं इनको आज ही इनको नियुक्ति पत्र सौंपा गया है जो कि इस पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं। कुछ जब तीरंदाजी की बात हो रहा है झारखंड से जुड़ा हुआ है तो कुछ आप लोगों को सवाल हम बता देते हैं। आपको बता देते हैं कि पहला की जो दीप्ति कुमारी है ना, दीप्ति कुमारी को जो है 40 राष्ट्रीय पदक इनको मिला हुआ है और विभिन्न तरह के जो भी प्रतियोगिता होता है तीरंदाजी संबंधित उसमें अव्वल दर्जा प्राप्त करती हैं। दीपिका कुमारी जो कि झारखंड से ही बिलोंग करती हैं, इनका भी संबंध तीरंदाजी से है। इनका पति है अतनु दास, अतनु दास इन्हीं का पति का नाम है, अतनु दास, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और तीरंदाजी से संबंधित है दीपिका कुमारी जो कि दुनिया की नंबर 1 जो बनी थी। अब आप लोगों को एक और झारखंड के जमशेदपुर की रहने वाली है कोमालका बारी का नाम नहीं भूलना है। कोमालका बारी जो कि झारखंड की तीरंदाज हैं। तो 2 तीरंदाज का नाम अभी बताया है, 2 स्पेशल आपके एग्जाम के पर्पज से, एक दीपिका कुमारी का नाम और एक कोमालका बारी का जो कि झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाली है। और जमशेदपुर को हम लोग इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं, इस्पात नगरी और पीटर्सबर्ग ऑफ इंडिया के नाम से ही जमशेदपुर को कहा जाता है। और जमशेदपुर जो शहर था यह जमशेदजी टाटा के नाम पर बसाया गया था, जमशेदजी टाटा के नाम पर रखा गया था। कौन रखा था? तो चेम्स फोर्ड के द्वारा रखा गया था, चेम्स फोर्ड। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अगला सवाल क्या है? 3 नंबर सवाल है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के गवाह रोहिणी शहीद स्थल पार्क झारखंड के कौन सा जिला में स्थित है? तो ये झारखंड का आपका देवघर में है। अभी देखिए ये चर्चा में रहने का कारण क्यों रहा? तो देखिए चर्चा में रहने का कारण यह है कि यहाँ पे जो है ना जीर्णोद्धार किया जा रहा है, कुछ जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको यहाँ पर दिया जा रहा है क्योंकि अभी सावन का महीना चलने वाला है और श्रावणी मेला जो है देवघर में लगता है। देवघर में देश विदेश से लोग आते हैं और हाल ही में यहाँ पे 12 जुलाई को देवघर जो है वहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आना है और जहाँ पे ये नया जो एम्स बना हुआ है, नया एम्स है, नया एयरपोर्ट बना है, उसका उद्घाटन करेंगे। तो देवघर में बोला जा रहा है कि पर्यटक जो भी आ रहे हैं उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जो भी लोकल एरिया में पार्क है उनको अच्छी तरह से किया जाए ताकि पर्यटक लोग वहां पे रुक सकें। तो रोहिणी शहीद स्थल पार्क बोल रहा था, ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से इसलिए जुड़ा हुआ था क्योंकि वो समय था 1857 की, जब 16 जून का वो समय था। 3 क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा योगदान रहा उनका, तो उनको फांसी दे दिया गया था इसी पार्क में आम के पेड़ पर। तो उनका नाम क्या था? तो अमानत अली, सलामत अली और शेख हारो को अंग्रेजों के द्वारा रोहिणी के शहीद स्थल पर इनको फांसी दे दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं इनका स्मारक बना हुआ है जो कि आप स्पष्ट रूप से इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। अगला सवाल है 4 नंबर, राज्य सरकार के द्वारा श्रद्धालुओं को बैद्यनाथ धाम से संबंधित कई प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप? यानी कि बैद्यनाथ धाम आप जाते हैं और जो कि झारखंड के देवघर में स्थित है तो वहां पे आपको मोबाइल ऐप के माध्यम से मोबाइल ऐप जाइएगा, कोई भी वैसा मोबाइल नहीं है जहां पे प्ले स्टोर आप लोगों को नहीं मिलेगा। प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां पे आप लोग को सर्च मारिएगा बैद्यनाथ धाम, वहां पे मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, बाबा बैद्यनाथ धाम हो जाएगा। बाबा बैद्यनाथ ऐप का नाम है जो कि आप लोगों से सवाल पूछ सकता है कि कौन सा मोबाइल ऐप है जहां पे बाबा बैद्यनाथ धाम से संबंधित, श्रावणी मेले से संबंधित बुनियादी सुविधाओं का वहां से लाभ ले सकते हैं। जैसे लाभ लेने का मतलब है जैसे अगर आप लोगों को पता करना लोकेशन किधर जाना है, कोई होटल कहाँ पे है, ठहरने की व्यवस्था आपको पता चलेगा। इसके अलावा आपको वहाँ पे अगर किसी को तबीयत खराब हो जाता है तो स्वास्थ्य सेवाएं भी वहाँ पे उपलब्ध रहेगा। और अगर आप लोगों को अगर प्ले स्टोर में नहीं मिलता है तो हम आप लोगों के लिए QR कोड भी लेके आ गए हैं। तो आप लोगों को झारखंड से संबंधित तो कहीं पे हम दिक्कत नहीं होने देंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित जो भी सवाल आएगा वो छूटेगा नहीं, एग्जाम के पर्पज से। ये सेशन केवल और केवल एग्जाम के पर्पज से डिजाइन किया जाता है। जानकारी के लिए बहुत सारा चीज है जो सोर्स का पालन कर सकते हैं, मगर एग्जाम निकालने के लिए अलग टाइप से आप लोगों को पढ़ना होगा। तो बाबा बैद्यनाथ ऐप इसका नाम है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि
आप लोगों को मन में आएगा कि क्या बाबा बैद्यनाथ जो ऐप था बाबू ये रिसेंट में लॉन्च हुआ है? नहीं, ये देखिए ये 2016 में ही रिलीज हुआ था, परंतु क्या हुआ कि 7 जुलाई, ये बताइए 9 जुलाई आज चल रहा है, 7 जुलाई को इसका अपडेट हो गया था। अपडेट किया गया है, कुछ कुछ जो बुनियादी सुविधाएं यानी करने का मतलब जहाँ पे दिक्कत हो रहा था उसको अच्छा कर लिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, आप जाइएगा तो इस तरह के इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पे आप डाउनलोड करके वहाँ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर नंबर दिया रहेगा आप लोगों को, सावनी मेला से संबंधित कैसे क्या करना है, स्वास्थ्य संबंधित सुविधा, मेला से संबंधित हेल्पलाइन वगैरह सब यहाँ पे मौजूद रहेगा। अगला सवाल है कि झारखंड के कौन सा रेलवे स्टेशन से हावड़ा तक जल्द ही वंदे भारत ट्रेन चलने लगेगी? वंदे भारत ट्रेन लगभग इसका किलोमीटर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। और ये कहाँ से हुआ शुरू? तो झारखंड के जो है ना हटिया से ये चलेगा कहाँ तक? हावड़ा तक चलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और एक और चीज यहाँ पे जान लीजिए कि कहीं कहीं 160 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा रहता है 150, तो आपको 160 किलोमीटर प्रति घंटा आपको याद रखना है। एक और चीज कि इसकी शुरुआत जो वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है 3 साल पहले ही, अभी 2022 चल रहा है, अभी 2022 चल रहा है तो 3 साल पहले जाइएगा तो 2019 में शुरू हुआ था, यानी कि 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी हरी झंडी दिखाया गया था। और ये हाई स्पीड ट्रेन है, एकदम रफ्तार जो बोला जाता है ना, उड़ के चले जाइएगा आप लोग, इतनी रफ्तार यहाँ पे है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किस वर्ष में किया गया? देखिए इस तरह का सवाल पूछता है जो कि आप लोगों के लिए हम सवाल भी लेके आते हैं ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में कैसा पूछता है। ये सवाल पूछा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2019 में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला सवाल है कौन सा देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या कर दिया गया है? तो ये हत्या कर दिया गया है 8 जुलाई को कर दिया गया है। और ये एक चुनावी कैंपेन कर रहे थे जहां पे एक हथियार लेस व्यक्ति के द्वारा इनको गोली मार दिया जाता है और इनकी हत्या हो जाता है। तो ये जापान के हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगा और टोक्यो ओलंपिक हुआ था इस बार। और यहाँ पे करेंसी क्या चलता है? येन चलता है। अगर चीन की बात किया जाए, चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। यहाँ पे क्या चलता है करेंसी? तो युआन चलता है, युआन चलता है, ये भी याद रखना होगा आप लोगों को। शिंजो आबे के बारे में कुछ और फैक्ट जान लीजिए कि ये पहली बार सांसद कब चुने गए थे? 1993 में चुने गए थे। इनका पहला प्रधानमंत्री कब बने थे? तो 2006 में ये पहली बार प्रधानमंत्री बने और पहला जो कार्यकाल हुआ था बाबू मात्र 1 साल ही चला था। दोबारा प्रधानमंत्री ये 2012 में बने और 2017 में भारी मतों से ये जीत दर्ज किए और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं। पहली बार देखे 2006 में, दूसरा बार यहाँ पे 2012 में और तीसरी बार 2017 में बने। और भारत सरकार के द्वारा इनको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको पद्म विभूषण के नाम से जाना जाता है उससे नवाजा गया था 2021 ईस्वी में। पूछेगा कि जो शिंजो आबे को हाल ही में निधन हो गया है जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको पद्म विभूषण से कब नवाजा गया था भारत सरकार के द्वारा? 2021 में। तो थोड़ा सा आज आवाज में आप लोग को अलग टाइप का दिखने को मिल रहा है क्योंकि थोड़ा सा तबियत सही न होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो उतना नहीं, आप लोग को कंटेंट मजेदार मिलेगा, आप लोग को कहीं पे दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के दरनी का बगीचा में कितने करोड़ रुपए का सब्जी मंडी का शिलान्यास किए हैं? तो हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर हैं जिनके द्वारा एक सब्जी मंडी का शिलान्यास किया गया है। केवल इतना याद रख लीजिए कि हिमाचल प्रदेश में कितना खर्च हुआ, तो 20 करोड़ रुपया। इसके अलावा एक फ्लाईओवर भी हिमाचल प्रदेश में बना है जो कि खलनी एक जगह है, वहां पे 10 करोड़ रुपया का, तो एक 20 करोड़ का सब्जी मंडी का शिलान्यास किया और एक 10 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। अगला है 8 नंबर, 11 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में रक्षा उत्पादन विभाग रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस जो प्रदर्शनी का उद्घाटन किए, ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये तो 11 जुलाई को होगा, तो किया जाएगा तो किसके द्वारा? तो राजनाथ सिंह, क्योंकि रक्षा मंत्री यही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक और चीज जान लीजिए कि जो इस पे यानी कि रक्षा में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, यानी कि आपको ज्यादा उसमें मेहनत नहीं करना होगा, आपको जल्दी से जल्दी वहां पे जानकारी उपलब्ध हो जाता है। तो इसके लिए कब रोड मैप प्रदान किया गया था रक्षा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, जो कि टास्क फोर्स की स्थापना किया गया था, वो 2018 में किया गया था। सवाल पूछेगा कि रक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था, कब किया गया था? 2018 में। बस इतना याद रखना है आपको।
9 नंबर है विधानसभा में स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, यानी सभी को स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाएं इस राज्य में दिया जाएगा। उसके लिए विधेयक हाल ही में पेश करने की बात किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो राजस्थान के द्वारा। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत है। यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत है। एक और चीज जान लीजिए कि यहाँ पे गवर्नर अगर पूछ दिया जाए, गवर्नर कौन है, तो उनका नाम है कलराज मिश्र, कलराज मिश्र हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये सब चीज आप लोग को याद रखना है राजस्थान से संबंधित। राजस्थान का राजधानी अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। जयपुर को हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी। यहाँ पे एक और शहर है जिसको बोलते हैं हम लोग जोधपुर, जोधपुर हो जाएगा। जोधपुर को क्या कहते हैं? तो ब्लू सिटी कहते हैं, ब्लू सिटी कहते हैं। यहाँ पे एक और शहर है जैसलमेर, एक शहर है। जैसलमेर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जैसलमेर को हम लोग बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं आपको स्वर्ण से संबंधित है, यानी गोल्डन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है, गोल्डन सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये सब चीज आप लोग याद रखिए। अगला सवाल है कि हाल ही में आम महोत्सव 2022 की शुरुआत कहाँ किया गया? आम महोत्सव का शुरुआत हुआ ये उत्तर प्रदेश राज्य में, तो उत्तर प्रदेश का राजधानी लखनऊ, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है, यहाँ पे शुरुआत करने के लिए गए थे तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनके द्वारा यहाँ पे ये भी बोला गया कि केंद्र सरकार के द्वारा लखनऊ में आम का मेगा क्लस्टर की मंजूरी मिल गया है, जिसमें अगले 5 साल में बोला जा रहा है कि 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, 100 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ बोले कि जो मेगा क्लस्टर में जो लखनऊ के जो आम होगा उसको हम लोग जानेंगे काकोरी ब्रांड के नाम से। काकोरी कांड आप लोगों को पता होना चाहिए कि 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। तो ये सब चीज याद रखना है। अगला सवाल 11 नंबर, छोटे शहर के स्टार्टअप को मदद देने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए एक खास कार्यक्रम स्टार्टअप स्कूल इंडिया किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो गूगल के द्वारा। गूगल के अगर सीईओ बोल देगा कि अभी कौन है, तो सुंदर पिचाई हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं, सुंदर पिचाई, इनका नाम नहीं बोलना है। स्टार्टअप स्कूल इंडिया। और ऐसा है कि अभी भारत में एक आंकड़ा आया जिसके अनुसार बताया जा रहा है कि यहाँ पे लगभग 70,000 लोग जो है ना वो स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं, और जो कि दुनिया में स्टार्टअप के क्षेत्र में तीसरा सबसे बड़ा केंद्र के रूप में भारत उभर के आया है। अगला सवाल है 12 नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए तो ये बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार में इनका जन्म हुआ था। और एक और चीज जान लीजिए कि ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो समाधि स्थल है, समाधि स्थल को क्या बोलते हैं? तो इनके समाधि स्थल को हम लोग महाप्रयाण घाट बोलते हैं, महाप्रयाण घाट के नाम से जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से 2 सवाल आता है कि इनका उपनाम क्या है? तो इनको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता था, इनको अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता था। अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई भी शत्रु ना हो। इनको अजात शत्रु की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी को क्या क्या कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को हम लोग बापू के नाम से जानते हैं, इनको महात्मा के नाम से इनको जानते हैं। इसके अलावा इनको राष्ट्रपिता के नाम से हम लोग जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। इनको हम लोग क्या है कि उसको बोलते हैं साबरमती का संत, साबरमती का संत के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। तो इनका उपनाम नहीं भूलना है। महात्मा गांधी को बापू के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से, महात्मा के नाम से, साबरमती का संत। अगर बोलेगा कि राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर किन्होंने बुलाया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दिया गया था। और सुभाष चंद्र बोस को क्या बोलते हैं हम लोग? नेताजी के नाम से जाना जाता है। और सुभाष चंद्र बोस को देशभक्तों का देशभक्त भी कहा जाता है, देशभक्तों का देशभक्त जो है सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। और महात्मा किनके द्वारा कहा गया? महात्मा जो है ना, ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इनको महात्मा की उपाधि दिया गया था। तो ये फैक्ट जो भी बताया जा रहा है ये सब कॉपी में नोट डाउन करिए, ये ज्यादातर सवाल जो है एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये घोषणा किया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार, ये लोक प्रशासन से जुड़ा हुआ है। और ये पुरस्कार की स्थापना जो किया गया, ये इसकी घोषणा कौन की? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया, जो कि अभी वर्तमान में परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष राज्य मंत्री, इसके अलावा क्रमिक लोक शिकायत पेंशन से संबंधित जो भी मंत्रालय है इन्हीं के पास है, मगर राज्य मंत्री हैं ये। अगला सवाल है
कि बाबू बनारसी दास जिनका जयंती 8 जुलाई को मनाया गया, यह किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री हैं? तो ये 11वें मुख्यमंत्री थे कहाँ का? तो ये उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, गुजरात नहीं, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री बाबू बनारसी दास। ये बहुत बचपन में ही ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभर के आए और इनको बहुत बार जेल भी जाना पड़ा था। तो 8 जुलाई 1912 को इनका जन्म हुआ था, इसलिए इनको जयंती 8 जुलाई को ही मनाया जाता है और ये उत्तर प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री थे। 14 नंबर सवाल है कि किस राज्य के सुमी नागा जनजाति के लोग अपने विशेष पर्व तुलूनी को मनाते हैं? पूछेगा तुलूनी को कौन सा जनजाति के द्वारा? तो सुमी नागा जनजाति के द्वारा। कौन सा राज्य? तो नागालैंड हो जाएगा। ऐसे सुमी नागा जनजाति वाला जो है ना, ये जो असम वगैरह जो रीजन है ना, असम, अरुणाचल प्रदेश, वहां पे सुमी नागा जनजाति पाया जाता है, मगर ज्यादातर आपको ये जनजाति जो है ना नागालैंड में देखने को मिलेगा। और ये पर्व का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि पारिवारिक एकजुटता का प्रतीक के रूप में इसको देखा जाता है। अब देखिए कुछ हम यहाँ पे आप लोग को डांस देखिए, इस तरह का यहाँ पे डांस का आयोजन किया जाता है जो कि सुमी नागा जनजाति के द्वारा एक जो त्योहार है, तुलूनी त्योहार, जो कि मनाया जाता है नागालैंड में। और ये दृश्य आप देख सकते हैं, बहुत मनमोहक दृश्य है और ये सब चीज कल्चर को पहचाने। इंडिया जो है ना कल्चर के लिए जाना जाता है, हमारे यहाँ विविध तरह का जो भी कल्चर है देखने को मिलता है। फिर आप जाइएगा झारखंड में तो फोक डांस, संथाल नृत्य आप लोगों को देखने को मिलेगा झारखंड से संबंधित। तो वो सब आप लोग एक बार एंजॉय करिए उस पल को। और आज का जाते जाते हम क्या करते हैं कि लास्ट में झारखंड से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछते हैं आप लोग को, वो एनिमेटेड रहता है, यानी कहने का मतलब है आप लोगों को दिमाग पे थोड़ा प्रेशराइज करना होता है, थोड़ा सा जानने का प्रयास करिए झारखंड के बारे में। तो इसमें आप लोगों को बताना है कि जो आप इस दृश्य में देख रहे हैं इसका नाम क्या है। इस पिक्चर के माध्यम से आपको बताना है कि ये धाम का नाम क्या है, जो मंदिर है ये कहाँ पर देखने को मिलेगा और इसका नाम क्या है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी करेंगे और कुछ तस्वीर और लाए हैं जो कि सुनहरा तस्वीर हैं, जो कि आप लोगों को सेशन का सबसे मजेदार जो है ना, लास्ट वाला जो रहता है ना सेशन का, वो सबसे मजेदार होता है क्योंकि वो झारखंड के बारे में आप लोग कुछ जानने का प्रयास करिएगा। पिछला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देखें, वहां पर भी बहुत सारे झारखंड से जुड़े हुए फैक्ट को हम साझा करते रहते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं 10 जुलाई 2022 के वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए हमारा झारखंड।